हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बंकर्स चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है नेचुरल साइंस के टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, और वो हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, जो कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जाएं। तो अब से हम केमिस्ट्री के एक डेडिकेटेड सीरीज़ आएगी जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे कुछ, और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दी जाएगी जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, क्या है कि व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द मॉडल ऑफ एन एटम। तो आपको पता है मॉडल ऑफ एटम के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। तो क्यों किया था? इट इज़ डक्टाइल, नोबल, लस्ट्रस और थिन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन पार्टिकल था, लगभग 100 नैनोमीटर थिन पार्टिकल। कितना? 100 नैनोमीटर थिन। और जब इस पे कौन से पार्टिकल से बम्बार्डिंग की गई थी? अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग की गई। और अल्फा पार्टिकल के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या था। एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज जो है वो 2+ है और मास 4u है। और सिमिलरली अल्फा पार्टिकल के सिमिलरली ही जो आपका हीलियम का न्यूक्लियस है, मीन्स अगर हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाए तो वो भी अल्फा पार्टिकल के जैसा ही, उसके ऊपर 2+ चार्ज और 4u उसका मास हो जाता है। ठीक है, तो इसका फिलहाल आंसर इसका है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसलिए इस्तेमाल किया था गोल्ड का क्योंकि वो बहुत ही पतला लेयर बन सकता था, 100 नैनोमीटर थिक लेयर बनाया जा सकता था उसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है दोस्तों? तो 4-5 आइसो से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका आइसोबार, एक आइसोटोप, एक होता है आइसोटोन, और एक आइसोमर, तो ये चारों आपको पता होनी चाहिए। तो जो ऐसे एटम्स जिनका कि मास नंबर सेम है, इनको हम कहते हैं आइसोबार। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनको कहते हैं आइसोटोप। जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम है उनको कहा जाता है आइसोटोन। और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनको कहा जाता है आइसोमर। तो अब आइसोबार की अगर हम बात करें, आइसोबार के एग्जाम्पल्स की दोस्तों, तो 4-5 एग्जाम्पल्स आपको आइसोमर्स के देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक ही, जैसे 40 मास से ही रिलेटेड करें तो सल्फर का एक आइसोटोप है 16 जिसका कि मास है 40। उसके बाद एक क्लोरीन है जिसका कि मास है आपका 40। फिर एक पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और उसका एटॉमिक मास है 40। एक आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 19, उसका भी एटॉमिक मास है 40। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसका भी मास है 40। तो इन सब में अगर आप खास कॉमन चीज़ देखें तो इन सब का जो मास है सब क्या है? 40 40 40 40 40। और इन सब का, इसलिए इन सब को क्या कहते हैं? आइसोबार्स। अब अगर आगे हम देखें क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन दोस्तों पता है हम किसी भी जो सॉल्यूशन है उसका पीएच पता करने के लिए करते हैं। हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं लिटमस का, और पीएच जिसमें, तो पीएच निकालने के लिए हम लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और पीएच से हमको एसिड और बेस के बारे में पता चलता है। आपको पता है 7 से कम अगर हो तो एसिड, <7 एसिड, <7 बेस, ये हमको पता चल जाए। 0 से 14 तक पीएच आपका होता है। अब लिटमस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन मिलता किससे है? एक लाइकेन है, लाइकेन नामक जो थैलोफाइटा है उससे हमको मिलता है। और इसका जो ओरिजिनल कलर है वो होता है पर्पल। और जब इसको एसिड में मिलाया जाता है तो होता है रेड कलर, बेस में मिलाते हैं तो ब्लू कलर वो देता है। अच्छा, इसका बहुत जगह आपको पर्पल की जगह वॉयलेट भी दिया रहेगा, तो वॉयलेट, पर्पल। और एक और वर्ड होता है दोस्तों
वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। वो वर्ड है मॉवे। तो ये भी एक कलर है जो सेम पर्पल, वॉयलेट और मॉवे तीनों एक ही कलर है। एक्चुअल में लिटमस सॉल्यूशन का कलर मॉवे कलर होता है, जो कि पिंक और पर्पल इसके बीच का कलर होता है, उसे हम कहते हैं मॉवे कलर। और एक्चुअल कलर लिटमस का वही होता है, लेकिन वॉयलेट और पर्पल भी सही है। नेक्स्ट है विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्योंकि कार्बोनेट्स हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है। एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्सिंग मीडियम फॉर इमल्शन। अब इमल्शन में दोस्तों, अब एक कोलॉइड, अगर इमल्शन क्या है आपका, एक कोलॉइड का एग्जांपल है। कोलॉइड में दो चीज़ें होती है, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो मिक्स हुआ है और जिसमें मिक्स किया गया है वो है मीडियम। तो इमल्शन जो है दोस्तों एक टाइप ऑफ कोलॉइड है, जिस ये लिक्विड इन लिक्विड का एक कोलॉइड है। मींस लिक्विड ही इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम भी है, लिक्विड ही इसमें डिस्पर्स फेज भी है। मींस लिक्विड को जब लिक्विड में मिलाया जाता है तब हमारा बनता है इमल्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली बी, लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, एक और चीज़ इमल्शन में आप ध्यान रखना, इमल्शन में अगर ऑयल को वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो होता है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ऑयल इन वाटर का अगर एग्जांपल देखें इमल्शन का, तो जो मिल्क है, मिल्क इसका बहुत एग्जांपल है मिल्क। और वाटर जो हम कोल्ड क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंस हमको बनाना है, तो वाटर इन ऑयल का वो एग्जाम्पल हो जाता है। या सनस्क्रीन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन एल्कीन्स आर बर्न। अब एल्कीन दोस्तों आपको पता है एल्कीन क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। और अगर इसको इसमें भी अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो उसमें भी येलो फ्लेम आ जाएगा, लेकिन ब्लू कब निकलेगा, जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहे उसको प्रॉपर मिले सप्लाई या इम्प्रॉपर, ये हमेशा येलो फ्लेम और सूटी फ्लेम देता है। तो चूंकि आपका एल्कीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये किस कलर का फ्लेम देगा, येलो फ्लेम। बहुत जगह सूटी फ्लेम भी आता है, तो सूटी फ्लेम से भी आप इसको ध्यान रखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको पता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अगर ऑप्शंस देखें कॉपर, गोल्ड, कार्बन, आयरन, तो कॉपर इसका हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो चलो ये आ गया। एक आता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है दोस्तों, आपका सिल्वर। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो गोल्ड है, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल मेटल में आता है। कभी भी अगर आए आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल और मोस्ट मेलिएबल, तो उसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। और हार्डेस्ट अगर कोई मेटल होता है, ये भी बहुत बार हम नहीं ध्यान देते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। हार्डेस्ट मेटल होता है आपका दोस्तों क्रोमियम। क्रोमियम आपका हार्डेस्ट होता है। और एक मेटल होता है टंगस्टन। टंगस्टन आपका जो टंगस्टन मेटल है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है आपका कॉपर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टंगस्टन, और गोल्ड जो है मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
आपका विच वन ऑफ दिस एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका जो अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स तो वैसे दोस्तों मेनली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल जो ऑप्शंस में अगर देखें तो जिंक ऑक्साइड इसका एग्जांपल है। इसके अलावा आपका लेड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कुछ फेमस ऑक्साइड्स है मेटल के जो एम्फोटेरिक होते हैं। गैलियम ऑक्साइड, ये 3-4 आपको याद रखो ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स जब हम उनको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो वो बेस भी बना सके और एसिड भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लेग्ड लाइम। अब स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम, ये दोनों चीज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्लेग्ड और क्विक, आपको ध्यान रखना है। तो स्लेग्ड लाइम और क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम को अगर हम हिंदी में बहुत बार कहा जाता है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाइम स्टोन्स जब होते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है आपका क्विक लाइम। और स्लेग्ड लाइम कब बनता है? जब इसमें हम वाटर ऐड कर दें। तो जब इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो बन जाता है CaOH2, जिसे हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लेग्ड लाइम इसका आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है दोस्तों? जब CaOH2 में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दें, तब हमारा बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक का पाउडर, संगमरमर, इन सब का, मार्बल का फॉर्मूला भी होता है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है। और बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि जब हम पेंट कर देते हैं अपने रूम को, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शाइन क्यों करने लगता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। फिलहाल इसका आंसर जो है स्लेग्ड लाइम का वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द केमिकल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ओशियन थर्मल एनर्जी? HCl, N2, H2, NH3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है ओशियन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और अमोनिया के साथ ही एक और आप ध्यान रखो, R134a, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और R134a अगर हम केमिकली देखें तो इसका फॉर्मूला आता है C2H2F4। ये एक आपका, इसका अगर पूरा नाम देखें तो टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये पूरा बहुत बार आ जाता है आपका OTEC, तो उसमें अमोनिया का और R134a का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब ऑप्शन देखें तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बियॉन्ड द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कॉन्केव मिरर के केस में दोस्तों, कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसका इनर साइड जो है वो शाइनिंग होता है और आउटर साइड जो है वो पेंट होता है। तो इसका इनर साइड शाइनिंग है, इस साइड पेंट रहता है, ये होता है आपका कॉन्केव मिरर। और इसमें जब आप, ये आपका मान लो फोकस और ये होता है आपका फोकस और ये R, तो इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया दोस्तों? इसमें इन्होंने कहा है कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जब इसके बीच में रखते हैं, आपको पता है जब हम इसको पैरेलल एक ड्रॉ करेंगे तो फोकस से जाएगा, और जब और यहाँ पे करेंगे तो ये कहीं ये R के बियॉन्ड मिलेगा। और कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड, रियल एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके 5-6 पोजीशंस होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आप आसानी से, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट -% ऑफ मास ऑफ एन एटम। तो अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लियस में मेनली आपका जो मास है वो लगभग 99% मास, 99.98%, इसका सही आंसर है 9% मास आपका इसके अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि हम न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इन्हीं दोनों का मास ही आपका हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं जो एटॉमिक मास है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसका मास नेग्लिजिबल होता है।
लेकिन कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम न्यूट्रॉन का मास 1 AMU माने, प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेट भी अगर पूछा जाए तो बहुत बार हम इसका ध्यान नहीं देते। ओवरऑल मास तो हम केजी में हमको ध्यान रहता है, बट एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास हमको ध्यान नहीं रहता, तो वो आप ध्यान रखो। इसका होता है 0.000548 AMU। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर AMU में पूछा जाए तो 0.000548, लेकिन अधिकतर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उनका मास, और इसलिए 99.98% मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 25, द एलिमेंट बिलोंग्स टू। अब 25 नंबर एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक को आएगा दोस्तों, तो SPDF 4 ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम एलिमेंट नंबर 25 की बात करें तो एलिमेंट नंबर 25 कौन सा होता है, आप अगर आपको पीरियोडिक टेबल का अंदाज़ा हो तो इधर आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर यहाँ पे आपके 5 इधर 6 ग्रुप्स होते हैं, इधर बीच में आपका होता है D ब्लॉक और नीचे यहाँ पे F ब्लॉक। ये होता है आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक, यहाँ आपका D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब अगर हम 25 नंबर को देखें तो 25 नंबर कहाँ आता है, आपको पता है ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपका ये फर्स्ट इसमें आ जाता है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 तक इसमें आता है। जो थर्ड आपका पीरियड है, थर्ड पीरियड में आएगा 19 20, फिर यहाँ से 21 से लेके आपका 30 तक ये आ जाता है आपको दोस्तों D ब्लॉक में। तो 25 भी कहाँ आएगा, D ब्लॉक में। नेक्स्ट है, वाटर इज पोलर बिकॉज। वाटर पोलर क्यों होता है, पोलर क्या होता है, ऐसे जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज पोलर बिकॉज। तो अब पोलैरिटी क्या होती है दोस्तों, जब पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई कंपाउंड अपने ऊपर कैरी कर लेता है तो उसे हम कहते हैं पोलर। अब वाटर की अगर हम देखें तो वाटर में क्या होता है, H2O और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको स्लाइटली नेगेटिव बना देते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। और जब स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस वजह से ये पोलर बन जाते हैं। और जिनके ऊपर भी नेगेटिव लोन पेयर्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसकी वजह से वो थोड़े बहुत पोलर बन जाते हैं। और इसका ये जो पोलैरिटी होगी इसका कारण क्या है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स विच रिजल्ट इन बेंड स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे देखें, अ हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड एरोसोल प्रोपेलेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन विद ब्रोमो इथेन एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, द फाइनल प्रोडक्ट इज। अब दोस्तों अगर आपको वुड्स रिएक्शन याद हो, 11th क्लास के केमिस्ट्री में है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, जब आप RX को रिएक्ट करते हो सोडियम मेटल के साथ तो हमारा बन जाता है RR और प्लस आपका NaX बनता है, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अगर आप ध्यान दो तो आपका RR मतलब क्या बन जाता है, एक एल्केन बन जाता है जो इसका डबल कार्बन का होता है। तो यहाँ पे आपका है ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेन का डबल क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, इथेन है 2 कार्बन और यहाँ इसका डबल हो जाएगा 4 कार्बन। 4 कार्बन का इथेन मतलब ब्यूटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हम बात करें तो जो ये केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें आपका है जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे एक रिले रेस में अगर आपको जीतना हो तो वो जीत किस पे निर्भर होती है, जो सबसे स्लोएस्ट प्लेयर है, जब तक वो नहीं जीत जाएगा आप नहीं जीत पाओगे। रेस तब तक खत्म नहीं हो जब तक स्लोएस्ट प्लेयर उस रेस के लाइन को पार ना कर जाए। सिमिलरली एक रिएक्शन में जब तक स्लोएस्ट स्टेप नहीं हो पाएगा तब तक हम उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है।
एक केमिकल रिएक्शन में। अब अगले क्वेश्चन पे अगर देखें, ये है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 103 हैज़ अ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ +103। अब अगर दोस्तों आपको पता, अभी हमने डिस्कस किया था, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। अब अगर एक न्यूक्लियस में +103 चार्ज है, मतलब उसमें 103 प्रोटॉन है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अब 103 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने 103 प्रोटॉन्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, -103, टोटल 103 और टोटल चार्ज हो जाएगा -103। तो इसके लिए हमको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 103 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। और एक एटम में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट और बढ़ सकती है। जब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, अगर वो रिलीज करेगा तो कम हो जाएगी। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या हमेशा फिक्स होती है, और यही कारण है कि प्रोटॉन्स से ही एटॉमिक नंबर को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका एक बहुत वैलिड रीज़न है कि प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है, ग्लास बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ मैटर। तो ग्लास की अगर हम बात करें दोस्तों, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड, इसे हम अगर, वैसे तो ऑप्शन में नहीं दिया बट प्रॉपर है इसका, सुपर कूल्ड लिक्विड या एमॉर्फस सॉलिड। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो सॉलिड प्योर सॉलिड नहीं है, प्योर लिक्विड नहीं है, ये दिखता है सॉलिड की तरह बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विड की तरह है। तो इसका यही आंसर है हमारा, और इसको हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, मतलब फॉल्स सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड मीन्स वो दिखता है हमें सॉलिड की तरह बट उसका जो लिक्विड का बिहेवियर है, जैसे ग्लास, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो विंडो के पेन है वो धीरे धीरे नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे लिक्विड के कारण फ्लो होने लगते हैं, थोड़ी सी फ्लूइडिटी उनमें रहती है। और इसीलिए ग्लास का अगर आए, ग्लास बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ मैटर, तो आपका सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड या सुपर कूल्ड लिक्विड इसे कहते हैं, या एमॉर्फस सॉलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लड किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपके प्लाज्मा, प्रोटीन्स, आरबीसीज ये सारे रहते हैं। नेक्स्ट है, शुगर सिरप एंड टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। और शुगर सिरप एंड टी, अब इसमें आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द, आपका जिसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट सेम रहता है, और जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट जो मैटर है वो सेम ना रहे, उसे हम कहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना रहे, वो होता है हेट्रोजीनियस। अब अगर हम शुगर सिरप की बात करें तो शुगर सिरप, अगर आप, एक शुगर सिरप बन चुका है हमारा, अगर चाशनी बनाई जा चुकी है, तो चाहे आप 1 चम्मच चाशनी टेस्ट करो तो भी वही आएगा, लास्ट चम्मच टेस्ट करोगे तो भी वही टेस्ट आएगा। इसका मतलब जो उसमें जो शुगर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए वो हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। सेम गोज विथ टी, चाय में भी आपका जो अगर फर्स्ट सिप और लास्ट सिप में चाय में तो डिफरेंस नहीं आता टेस्ट में, मिठास उतनी ही रहती है, सब कुछ उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मिक्सचर में। तो ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर्स, और जिनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब आपको, अगर ये बहुत इजी है दोस्तों, हाइड्रोजन का अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, वाटर का सबसे पहले फॉर्मूला हम देखें H2O, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 और टोटल 2 हाइड्रोजन्स है, तो इसका हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 और वाटर का होता है आपका 18। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया 2, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर 2/18 इंटू 100, तो 1/9 इंटू 100, और ये लगभग आ जाएगा आपका 11.18%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 11.18। नेक्स्ट है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी कैन ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट। जो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है तो उसको दूर करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो उसको दूर करने के लिए हम उसमें मिलाएंगे वॉशिंग सोडा।
ठीक है, जो हम सर्फ यूज़ करते हैं, सर्फ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वाटर की वो हार्डनेस को दूर कर देता है और फिर वो वाटर हार्डनेस जब दूर होता है तो हम उसमें लेदर प्रोड्यूस होता है और उससे हमारे कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए वॉशिंग सोडा इसका आंसर हो। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये भी आप ध्यान रखो, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब इसमें अगर ध्यान से देखो दोस्तों, तो जो आपके हैं ब्लैक ग्राम आपको पता है जो आपका उड़द की दाल है, ये आपका मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का। जो फ्रूट्स हैं वो मिली विटामिन्स के सोर्स होते हैं। लाइन सीड्स या अलसी का जो तेल है वो मिली फैट्स का सोर्स है। तो इसका आता है सोरगम, जिसे हम ज्वार कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। और अच्छा, इसमें एक दोस्तों आप ध्यान रखो, ये जो लाइन सीड या अलसी है, अलसी के अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है इसके अंदर। बहुत बार आपसे पूछा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसके अंदर होता है, कौन से? तो ये आपका लाइन सीड्स या अलसी के तेल में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन। तो ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th में भी पढ़ा होगा। तो अधिकतर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में होते हैं? जो हमारे दाल के पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लेग्यूम्स। और अगर कभी आपसे नाम पूछा जाए तो एक बहुत ही फेमस या कॉमन नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। तो इसका आंसर है दोस्तों डेटॉल। डेटॉल एक मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियॉल का। और दूसरा अगर देखें हम फ्यूरासाइन, तो फ्यूरासाइन एक आपका बर्न में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर होता है नाइट्रोफ्लूराजोन। बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं, तो इसके अंदर होता है नाइट्रोफ्लूराजोन। फिर सोफ्रामाइसिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोफ्रामाइसिन में होता है फ्रेमासाइटिन सल्फेट। इसमें होता है फ्रेमासाइटिन सल्फेट। और आइडोफॉर्म आपका ये आइडोफॉर्म होता है आपका CH3, जो अधिकतर हम घाव वगैरह लगते हैं तो एक सॉल्यूशन लगाते हैं, तो होता है आपका आइडोफॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों आपको पता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जब अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जब चेंज करते हो तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्कलाइन केमेनोफोर या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए जब आप करते हो 10th, तो इसका ओनली बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ के साथ आप ध्यान रखो, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है। एक होता है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेट कर देता है, किसी में से पूरे वाटर को मॉलिक्यूल को निकालना हो तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल दोस्तों, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में देखें तो आप 273 इसमें ऐड कर दोगे और इसका आंसर हो जाएगा 351 केल्विन। तो 351 केल्विन होता है इसका सही आंसर। अब 290 केल्विन दोस्तों अगर देखें तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? जो आपका इथेनोइक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और 209 केल्विन दोस्तों इसका एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 209 केल्विन। और 111 केल्विन मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोस्तों, अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपको दोनों का पता होना चाहिए। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। इथेनोइक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका जो आपका इथेनॉइक एसिड का जो
बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391 केल्विन, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 290 केल्विन। और इसीलिए 290 केल्विन को हम देखें तो लगभग आपका 17 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसीलिए बहुत जगह जो ठंडे जगहों पे ये जम जाता है एसिटिक एसिड, और इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इथेनॉल का अगर हम देखें जो आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 351, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों ये काफ़ी कम होता है, माइनस में -114 डिग्री सेल्सियस, -114 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको अब आप इसका निकालो केल्विन में क्या होता है, आंसर करो कमेंट में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सैकरिन एज इन कंपेयर टू केन शुगर। तो सैकरिन क्या होता है दोस्तों, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये जो टेस्ट तो शुगर का देता है, बट इसमें जो कैलोरीज हम केन शुगर में होती है वो नहीं होती है, और ये शुगर फ्री की तरह से एज ए इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। और सैकरिन में अगर हम दोस्तों कंपेयर करें तो इसमें 550 टाइम्स होता है, इसका आंसर है 550 टाइम्स। 3-4 तरह के हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका सैकरिन है, और एक ये 550 टाइम्स होता है। एक होता है आपका एस्पार्टेम दोस्तों होता है 100 टाइम्स केन शुगर का। सुक्रालोज होता है सबसे ज़्यादा, सुक्रालोज होता है आपका 600 टाइम्स, और इससे भी ज़्यादा होता है आपका, तो सबसे ज़्यादा इससे भी, सुक्रालोज से भी ज़्यादा होता है एलिटेम। और एलिटेम का दोस्तों ये केन शुगर से 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रखो, सैकरिन का भी आ सकता है, एस्पार्टेम, सुक्रालोज और एलिटेम। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। ये आपका 10th क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो कहलाता है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा जो सोना है, सोने चांदी की परत को उतारने के लिए। बहुत बार पहले जो साफ, इसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसकी परत को चमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था पहले, और उससे सोना कम भी, ठीक है। तो एक्वारेजिया मेनली पहले इसको हम गोल्ड डिज़ोल्विंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है, उसकी लेयर डिज़ोल्व हो जाती है और बाहर निकालने पे चमकने लगती है। तो पहले इसका इस्तेमाल लोग बेवकूफ़ बना के जो साफ़ करने वाले क्या करते थे, एक्वारेजिया में डालते थे सॉल्यूशन में और बाहर निकालते तो चमक जाता था, लेकिन एक्चुअल में उसमें से गोल्ड की लेयर निकल आती थी उस वाटर में, और बाद में उसका इस्तेमाल करते थे वो। नेक्स्ट है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन टेमरिंड। टेमरिंड दोस्तों होता है इमली। इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आपका टारटेरिक एसिड, ठीक है, टारटेरिक एसिड। अब अगर बाकी देखें, ऑक्जेलिक एसिड सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है दोस्तों, टमाटर या टोमेटो। सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट है, कॉमन एग्जांपल है इसका लेमन। फिर आपका एसिटिक एसिड जो अभी हमने पढ़ा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और घरों में हम कॉमन फूड अगर देखें तो विनेगर इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ इनमें से कौन रिएक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, तो इसमें आपको पता है जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसीलिए सिर्फ एक कॉपर ऐसा है जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और इसीलिए इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बाकी सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और आसानी से ये डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो आपको पता है हेक्सेन 6 कार्बन का एल्केन है। अब नॉर्मल जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। अब आपको पता है C6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 हाइड्रोजन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड बटर इज। तो बटर किस टाइप का कोलॉइड है दोस्तों, तो बटर एक जेल टाइप का कोलॉइड है। इसमें
आपका सॉलिड इन लिक्विड डिज़ोल्व रहता है। बटर के अंदर आपका सॉलिड इन लिक्विड और ये एक जेल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो क्रीम को हम मिल्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आपने देखा भी होगा बहुत बार हम सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है तो क्योंकि आपका जो क्रीम है वो हल्का होता है, ये ऊपर आ जाता है और जो वाटर का पार्टिकल है वो नीचे आ जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ 1। इस तरह से और भी सीरीज़ हम लाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये थे हमारी केमिस्ट्री सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। और भी ऐसे लेक्चर लाते रहेंगे हम। और आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। और हमारे चैनल साइंस बंकर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस बार सभी लोग जो टीजीटी की वैकेंसी आई है साइंस की खासकर, उसमें आप सभी का हो जाए, ऐसी हमारी कामना रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।